नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप सिंह राठौड़। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा चैनल है BRO ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इस पर हम BRO से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। तो अभी मैं लेके आया हूँ जो 02/2022 की जो वैकेंसी आई थी स्टोर कीपर टेक्निकल, उसके लिए फुल वीडियो कोर्स। उसमें जो एक टॉपिक है अपना मेन टॉप स्टॉक लेजर, जिसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है और पार्ट 2 है जो कि आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था बिन कार्ड के बारे में। दोस्तों, अगर आपको बिन कार्ड पता है, बिन कार्ड समझ में आया है, तो उसके बाद ही दोस्तों ये वीडियो देखना, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। बिन कार्ड बेसिक होता है और ये उसका एडवांस वर्जन होता है। तो जब तक आपको बेसिक पता नहीं चलेगा, आपको एडवांस वर्जन कैसे पता चलेगा? इसलिए आज हम बात करने वाले हैं एडवांस वर्जन की, बिन कार्ड के स्टॉक लेजर। और इसमें जो वर्ड आते हैं, यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको पता है स्टॉक हो गया, लेजर हो गया, ये सभी इंग्लिश के वर्ड हैं। तो इनको जो है, खासकर जो स्टूडेंट है वो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए जो मैं हिंदी के अंदर बताने की कोशिश करूँगा, इन वर्ड्स का मैं हिंदी में मीनिंग भी बता चलूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। जैसे स्टॉक का मैंने मतलब पहले भी बताया था कि स्टॉक का मतलब होता है भंडार। और अगर अपन देसी लैंग्वेज में बोलें, साधारण लैंग्वेज में बोलें, तो उसको हम बोलते हैं माल, कि हमारे पास कितना माल पड़ा है गोदाम के अंदर, वैसे वाला। और लेजर, लेजर का मतलब होता है खाता भाई। ठीक है, तो बिन कार्ड पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे स्टॉक लेजर। स्टॉक लेजर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले मैं आपको बताता हूं स्टॉक लेजर की परिभाषा, कि इसकी होता क्या है। बेसिकली ये स्टॉक लेजर जो है, इसकी हम देखते हैं परिभाषा। दोस्तों, आपने बिन कार्ड पढ़ लिया, अब बिन कार्ड के बाद हम स्टॉक लेजर आए हैं। तो आपको पता होगा बिन कार्ड जो होता है वो केवल क्वांटिटी यानी मात्रा के बारे में बताता है, और ये स्टॉक लेजर जो है उसका एडवांस वर्जन है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन से पहले बता दूं आपको हल्का सा कि स्टॉक लेजर में हम मात्रा प्लस मूल्य दोनों के बारे में डिटेल रखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो स्टॉक लेजर क्या होता है? स्टॉक लेजर जो है, आपको साधारण भाषा के अंदर बताऊं तो रिसीविंग और इश्यू, जो हमारे पास जो भंडार या माल आ रहा है और जो भंडार या माल जा रहा है, यानी जो स्टॉक हमें इश्यू हो रहा है और जो स्टॉक जो है हमें रिसीव हो रहा है, उसकी मात्रा को, उसकी क्वांटिटी को उसके मूल्य के साथ दर्शाता है। तो क्या होता है दोस्तों, जो हमारा स्टॉक है, स्टॉक हमारे कितना इश्यू हो रहा है और कितना रिसीव हो रहा है। इश्यू, रिसीव मतलब होता है मिलना, और इश्यू का मतलब होता है जाना। अब इन दोनों की क्वांटिटी के साथ, यानी मात्रा, अगर केवल मात्रा को दर्शाता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं बिन कार्ड। लेकिन अगर हमें मात्रा के साथ साथ उसका प्राइस, यानी प्राइस बोल दीजिए या रेट बोल दीजिए या मूल्य बोल दीजिए या दर बोल दीजिए, इन दोनों की डिटेल मिलती है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं स्टॉक लेजर। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक लेजर, जो हमारा मेन टॉपिक है आज। ठीक है, ये तो हो गई आपकी हल्की सी डेफिनेशन कि स्टॉक लेजर क्या होता है। तो स्टॉक लेजर क्या होता है? जिसमें हम स्टॉक के इश्यू होने की, रिसीव होने की, जो स्टॉक हमें इश्यू हुआ है, जो स्टॉक हमने रिसीव किया है, उसकी क्वांटिटी और प्राइस दोनों की डिटेल, दोनों की जानकारी दर्शाता है, उसे हम कहते हैं स्टॉक लेजर। तो दोस्तों, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने जो पार्ट 1 में पढ़ा था बिन कार्ड प्लस लेजर बुक, तो बिन कार्ड क्या करता था? क्वांटिटी शो करता था, और जो लेजर बुक होता है वो केवल मूल्य की डिटेल दिखाता था। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टॉक लेजर होता है अपना, स्टॉक लेजर जो होता है वो अपना बिन कार्ड प्लस लेजर बुक, इन दोनों को मिलाने से जो चीज बनती है उसे हम बोलते हैं स्टॉक लेजर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बिन कार्ड, ये लेजर बुक। इन दोनों की जो क्वालिटी को मिला के हमने एक नई चीज़ तैयार की, लेजर बुक। ऐसा क्यों? बिन कार्ड जो होता है छोटी मोटी चीज़ों में काम आ सकता है, यानी क्वांटिटी शो कर सकता है, पर जैसा आपको पता है कि हम एडवांस होते जा रहे हैं डेली लाइफ में, वैसे ही हमें डेली लाइफ में एडवांस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए किसी ने सोचा होगा कि यार अलग अलग चीज़ों को हम क्यों रखें, इन दोनों को क्यों ना कंबाइन कर लिया जाए।
तो कंबाइन करने से हमें जो चीज़ मिली वो मिली स्टोक लेजर। तो दोस्तों आपने स्टोक लेजर की परिभाषा देख ली। अब हम स्टोक लेजर की जो पढ़ेंगे अभी इसको मैंने तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। पहला ये होता है कि स्टोक लेजर दिखता कैसा है। फिर दूसरा कि स्टोक लेजर में हम क्या भरते हैं, आपको पता चल गया क्या भरते हैं, मात्रा प्लस मूल्य। और तीसरा कैसे भरते हैं। पहला जो है मैं आपको दोबारा लिख के बताता हूँ कि स्टोक लेजर का फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट यानी ये दिखता कैसा है, दिखता कैसा है। दूसरा स्टोक लेजर में हम क्या भरते हैं। तीसरा स्टोक लेजर को कैसे भरते हैं। तो जो स्टोक लेजर है उसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा पर्टिकुलरली, ये मैंने अपने जिस तरीके से पढ़ा था मैं उस तरीके से आपको बता रहा हूँ ताकि जो आपको समझने में इसको आसानी हो। पहला, आपको स्टोक लेजर की आपकी डेफिनेशन आती है लेकिन आपको ये नहीं पता कि स्टोक लेजर दिखता कैसा है, तो दिक्कत आएगी। फिर दूसरा, स्टोक लेजर में क्या भरते हैं, ये सबको पता रहेगा क्या भरते हैं, मात्रा प्लस मूल्य। और तीसरा, कैसे भरते हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो इससे पूछे जाते हैं। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं टेक्निक्स। स्टोक लेजर को भरने की कुछ अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि BRO हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम आती है, वो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा पता हो, अगर आपने कहीं पहले पढ़ा हो तो। फीफो, लीफो, ऐसी करके 8 से 9 टेक्निक्स है जिनका फुल फॉर्म में हमें पता होना चाहिए, जिनका बेसिक नेचर हमें पता होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में क्या पूछ रहा था आपको मैं बताता हूँ, आपको यकीन नहीं करेंगे। केवल इतना पूछ लिया कि लीफो, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया दोस्तों। फुल फॉर्म पूछ लेंगे और पूछ रखा है फुल फॉर्म। और फुल फॉर्म के बाद आपको ये पूछ लेंगे कि आई का मतलब क्या होता है, आई का क्या मतलब होता है, आई का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है। हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा अजीब लगे, इसको आंसर समझ में ना आए आपको, लेकिन जैसे ही आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं ना, ये आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। मैं इनको याद करने की कुछ ट्रिक्स बता दूंगा आपको, या वो तरीका बता दूंगा कि आपको देखते ही इनका पूरा नाम पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पहले क्या पढ़ते हैं, पहले हम देखते हैं इसका फॉर्मेट कि ये दिखता कैसा है। तो दोस्तों अगर आपने बिन कार्ड पढ़ रखा है तो बिन कार्ड में ये बेसिकली क्या होता है, बिन कार्ड का एडवांस वर्जन होता है। तो जो बिन कार्ड में था वो तो इसमें होगा ही होगा, और प्लस कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी। जैसे कि बिन कार्ड में क्या थी, डेट थी, तो यहाँ पर भी डेट होगी। यहाँ पर पहला ही कॉलम जो आएगा वो डेट का आएगा, डेट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हम जो सामान मंगा रहे हैं, जो सामान यूज़ कर रहे हैं, उनका विवरण आएगा। इसको इंग्लिश में यहाँ पर लिखा आता है पर्टिकुलर्स, और हिंदी में बोले तो विवरण। मैं कोशिश करता रहूँगा ताकि दोनों लैंग्वेज में आपको पता रहे। और फिर यहाँ पर आएगा इशू। ये कॉलम जो है, ये पार्ट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ताकि जैसे कि ये तो यहाँ पर ये एक पार्ट में है, ये एक पार्ट में, ये जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर एक जगह आता है क्वांटिटी, फिर यहाँ पर आता है रेट, ये रेट हो गया, और फिर यहाँ पर आता है अमाउंट। तो इशू जो प्रोडक्ट या स्टॉक जो इशू कर रहे हैं वो किसी क्वांटिटी क्या है, हर क्वांटिटी की रेट क्या है। जैसे मान लेते हैं कि सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 2 किलो केले, क्वांटिटी क्या हो गई 2 kg। तो 1 kg अगर क्वांटिटी जो 1 kg केले हैं उनकी रेट क्या है 25, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 25। रेट क्या है पर kg, यानी पर यूनिट या पर स्टॉक के हिसाब से हम रेट यहाँ पर लिखते हैं। फिर इन दोनों गुणा करके टोटल अमाउंट कितना आ रहा है वो लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इशू कर दिया हमने। अब कुछ रिसीव भी हो सकता है हमको, तो ऐसे ही रिसीव में भी सेम क्वांटिटी, उसकी क्या रेट है, और टोटल अमाउंट। क्योंकि दोस्तों ये जो सेकंड स्टेप है कि क्या भरें और कैसे भरें, सेकंड और थर्ड स्टेप है,
उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि दिखता कैसा है, तभी तो आप भरेंगे उसको। इसलिए इसकी ये जो फॉर्मेट है ये आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, तभी उसके बाद आप सेकंड और थर्ड स्टेप कर पाएंगे। जो थर्ड स्टेप है वो मेन है, लेकिन थर्ड स्टेप से पहले पहला जो बेसिक है ये वाला पता होना चाहिए आपको, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वरना मैं इसको छोड़ भी सकता था, इसको स्किप भी कर सकता था, क्योंकि मुझे तो कम बताना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। बैलेंस, और तीसरा पार्ट क्या है, बैलेंस, क्योंकि हमने जारी भी कर दिए, हमने रिसीव भी कर लिए। अब उसके बाद जारी करने के बाद या रिसीव करने के बाद कुछ तो बैलेंस बचेगा, या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो बैलेंस को भी जो है हम ऐसे ही पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी और रेट और अमाउंट। ठीक है, बस इतना ही करना है। और यहाँ पर जो है ऊपर लिखा आता है सीरियल नंबर, इसका सीरियल नंबर कुछ भी हो सकता है, माई लगे 5 एग्जाम्पल के तौर पे लिखा मैंने 5, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो होगा मतलब वही लिखेंगे आप। तो इसको अगर मैं क्रॉस कर देता हूँ कि हाँ भाई ऐसा दिखता है ये, तो ये लिखिए। अब जैसे ही हम, ये हो गया हमारा फॉर्मेट कि हाँ भाई स्टॉक लेजर कैसे दिखता है, स्टॉक लेजर, ये रहा स्टॉक लेजर, ये हो गया स्टॉक लेजर। ठीक है, स्टॉक लेजर ऐसा दिखता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको शुरुआत कैसे करते हैं। जैसे आपने पहला पेज खोला, पहला स्टॉक लेजर आया, अब इसको आप कैसे भरेंगे। पहला स्टेप हो गया फॉर्मेट, दिखता कैसा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डेट मतलब तारीख, दिनांक, यहाँ पर और मैं हिंदी में लिख देता हूँ, दिनांक। विवरण, इशू का मतलब होता है, जारी करना, जारी करना। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। बैलेंस का मतलब होता है शेष। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। रेट का मतलब होता है दर। अमाउंट का मतलब होता है मूल्य। यहाँ पर भी सेम, क्वांटिटी मतलब मात्रा, रेट मतलब दर, अमाउंट मतलब मूल्य। यहाँ पर भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो आई होप यहाँ पर सीरियल नंबर मतलब आप हो गए यहाँ पर क्रमांक। ठीक है, तो लगभग ये पूरा जो है स्टॉक लेजर यानी भंडार की खाता भाई, ये भी आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। तो ये पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपको बता दिया है कि ये हो गया फॉर्मेट कि कैसा दिखता है ये। इसमें क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये सब चीज़ें होती है, मतलब मात्रा तो होती है प्लस उसका मूल्य भी होता है। अब सेकंड स्टेप पर चलते हैं, यहाँ हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप पर हम आ जाते हैं कि इसमें क्या भरेंगे और कैसे भरेंगे। तो हम इसमें क्या क्या भरते हैं ये आपने देख लिया। अब क्या क्या भरते हैं और कैसे भरते हैं, सेकंड और थर्ड स्टेप जो है साथ में ही है। अब थर्ड स्टेप में आपने देखा होगा कि क्या कैसे भरना है वो तो आप देख लेंगे, लेकिन भरने की टेक्निक्स के हिसाब से अलग अलग तरीक़ों से भरते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन मान लो कि पहला हमने पेज खोला, लिए लेजर बुक खुल के आई, तब हम कैसे भरेंगे इसको। मान लेते हैं तारीख है 15 सितंबर। अब जैसे ही हम यहाँ पर खोलेंगे तो पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। अगर आपने बिन कार्ड वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि जैसे जैसे पहला पेज खोलता है, ताकि हिसाब में कोई गड़बड़ी ना हो, उसके लिए हम ओपनिंग बैलेंस देखते हैं। तो मान लेते हैं कि ओपनिंग बैलेंस में क्वांटिटी है 50, उनकी रेट है 5, तो ये हो गया 250। 50 × 5 बराबर 250, क्योंकि एक 50 का है तो 5 की रेट है, तो टोटल हो गया 250। दोस्तों ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है, मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो स्टोर कीपर टेक्निकल है उसकी सैलरी क्या रहती है। उसकी बेसिक सैलरी जो रहती है 19,900 रहती है। 19,900 से लेके 62,000 समथिंग कुछ मैंने बताई थी। तब मैंने क्या किया था, उसको 2 से गुना किया था और यहाँ पर 38 होना चाहिए, और मैंने क्या किया था वीडियो के अंदर, मैंने 28 कर दिया था। हो जाता है कई बार मुझसे गलती से कैलकुलेशन सही नहीं बैठती है, फिर कैलकुलेशन आते हुए भी गलत हो जाता है। तो उस समय मेरे साथ भी ऐसा हो गया था। तब कई लोग वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि गुणा करना भी नहीं आता है क्या। दोस्त हो जाता है, कभी कभी गलती हो जाती है, हमें आते हुए भी हम नहीं कर पाते, क्योंकि 19 दूनी 38 सबको पता है, मुझे भी पता था, लेकिन वीडियो के अंदर रात का टाइम था, मैं बना रहा था, गलती हो गई मुझसे। ठीक है,
तो इसलिए मैंने अभी जब गुना किया 25 दूनी 50, तो मैंने दोबारा चेक किया कि सही तो है ना, वरना फिर लोग कमेंट करेंगे कि गुना करना भी नहीं आता क्या, 25 दूनी 50 होता है, ये भी नहीं पता क्या। तो 25 हो गया 250, ठीक है। अब मान लेते हैं 16 सितंबर है, 16 सितंबर। सेम विवरण के बारे में हम क्या लिखते हैं कि मान लेते हैं हमें माल रिसीव हुआ है, कुछ भंडार हमारे पास आया है, तो बिल नंबर मान लेते हैं, बिल नंबर या विवरण मतलब कहाँ से है, कि विवरण का मतलब होता है कि वो कहाँ से आया है। मान लेते हैं कि फ्रॉम, मैं हिंदी में लिखता हूँ, मान लेते हैं कि हमारे पास जो है वो कोई ABC कंपनी से आया है, ABC कंपनी, और बिल नंबर 559, ठीक है। अब क्वांटिटी यानी हमने इशू तो कुछ किया नहीं, हमने तो जारी किया है। जारी कितना किया, 25 क्वांटिटी आई है हमारे पास। और मान लेते हैं कि जब हमारे रिसीव हुआ है तब उसकी जो प्राइस है वो कुछ कम हो गई होगी, तो उसकी प्राइस हो गई 4, यानी पर क्वांटिटी की जो प्राइस है वो हो गई 4। टोटल हमने क्वांटिटी कितनी मंगाई, 25, तो हमने कितने रुपए का सामान आ गया हमारे पास, 25 चौक 100, ठीक है। ये मैं आपको लिख देता हूँ, 25 × 4 बराबर 100, ये 100 रुपये आ गए। अब ये हो गया 100। पहले बिन कार्ड में हम क्या कर रहे थे कि डायरेक्ट जैसे 250 हो गया तो हम 100 जोड़ के 350 रुपये कर रहे थे, लेकिन अब बिन इसमें क्या होता है कि आपको हर एक चीज़ जोड़नी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर आप लिखोगे 50 + 25 बराबर, सॉरी इसको ऐसा नहीं लिख सकते हम, क्यों, क्योंकि इसको हम कब लिख सकते हैं ऐसा, जब इन दोनों की रेट सेम हो, पर इन दोनों की तो रेट ही अलग अलग है। तो आप इसको कैसे लिखोगे मैं आपको बताता हूँ। 50 ये हो गया, यहाँ पर आप लिखोगे 25, यहाँ पर रेट कितनी हो गई 5, यहाँ पर रेट कितनी हो गई 4। इसको आप ऐसे लिखोगे, यहाँ पर जो है इस तरीके से कुछ कॉलम बने होंगे यूआर के बॉक्स टाइप में, ये पूरे पे पहुँच जाएंगे ऐसे करके कि एक इस तरीके से, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हो सकता है आपको थोड़ा जल्दी समझ में ना आए, पर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, एक दो बार आप वीडियो को देखेंगे जब। अब क्या हो रहा है कि मैंने क्या किया, बस पहले का जो बैलेंस था वो लिख दिया, जो अभी आया वो लिख दिया, ठीक है। 5 को 5 से गुणा किया 250, ये तो 250 हो गया, 25 चौक 100 हो गया, तो ये कितना हो गया 350। तो इसका मतलब है कि पहले हमारे पास 250 रुपीज़ का बैलेंस था, अभी हमारे पास जो है 350 रुपीज़ का बैलेंस है। और 350 में भी और डिटेल के अंदर, जस्ट बिकॉज ये स्टॉक लेजर है, तो और डिटेल के अंदर क्या कि हमारे पास 50 रुपये वाले 50 स्टॉक हैं 5-5 रुपये वाले, और हमारे पास 25 स्टॉक हैं 4-4 रुपये वाले, तो टोटल मिला के हमारे पास 350 रुपये के स्टॉक हैं। ये इतना डिटेल में बता रहा है कि हमारे पास सारे स्टॉक की डिटेल इसने बता दी कि हाँ भाई ये डिटेल है, ये स्टॉक है, इस स्टॉक की ये प्राइस है। तो इसलिए हम जो है स्टॉक लेजर बुक यूज़ करते हैं। स्टॉक लेजर, अब इसने क्या बता दिया, इसने क्वांटिटी कितनी है वो बता दी, उसने रेट क्या है वो बता दिया, और अमाउंट क्या है वो बता दिया, सब कुछ बता दिया इसने, ठीक है। इसको आप और यूज़ कर सकते हैं कैसे, अब ये तो था कि आपको जब रिसीव हुआ है, अब हो सकता है कि आप इशू भी करें। तो अब तारीख है 18 सितंबर, आपको जो है CD कंपनी को जो है CD कंपनी उसको प्रोडक्ट पहुंचाना है, प्रोडक्ट देना है उसको, मतलब स्टॉक जो है उसको देना है। तो बिल नंबर हो गया 669, ठीक है। अब कितनी क्वांटिटी देनी है, मान लेते हैं कि आपको क्वांटिटी देनी है 25 ही, उनका जो मूल्य है वो है 3। जब आप उसको दे रहे हैं तो सस्ते में दे रहे हैं आप, ठीक है। 25 दिया 75, और मैंने ये इसलिए भी लिया है ताकि कैलकुलेशन हल्की बने मेरे लिए, इसलिए भी मैंने इसको लिया है। तो आप कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, क्वांटिटी जो रेट है वो 3 भी हो सकती है, जो रेट है वो रेट जो है यहाँ पर 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, कुछ भी रेट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने रिसीव तो कुछ किया नहीं, यहाँ तक आप आगे चलेंगे। अब बैलेंस हम देखेंगे, तो पहले वाला बैलेंस जो है 50 और 4 5 25 और 4, अब 25 माइनस का 25 और 3, ठीक है। या तो आप यहाँ माइनस लगाइए फिर यहाँ पर माइनस लगाइए, क्योंकि जस्ट बिकॉज हमें ये जो है हमने इशू किया है, ये मतलब कम हुआ है, क्वांटिटी क्या हुई है, कम हुई है, रेट तो वही है 4 रुपये 3 रुपये, रुपये की कीमत तो कुछ नहीं हुआ, क्वांटिटी कम हो रही है, तो इसलिए हमने जो है क्वांटिटी में माइनस लगाया, ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई क्वांटिटी जो हमने इशू किया है किसी को दी है, ठीक है। आप 50 को 50 से किया 250, 25 चौक 100, 25 दिया माइनस का 75,
इनको हम सम कर लेंगे, ये 25 275 275, ठीक है। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ कहीं आप मेरी बेइज्जती ना कर दें वीडियो के अंदर। ये 25 275, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो है 275 रुपये के स्टॉक पड़े हुए हैं। हमारे पास जो 275 के स्टॉक पड़े हैं उनमें से हमने 50 स्टॉक जो है 5 रुपये के हिसाब से आए रिसीव किए हैं। उसके बाद 25 रुपये के 4 स्टॉक रिसीव किए हैं, सॉरी 25 स्टॉक जो है वो 4 रुपये के हिसाब से रिसीव किए हैं। 25 स्टॉक जो है 3 रुपये के हिसाब से हमने दिए हैं। टोटल बैलेंस है 275। तो इतनी डिटेल मिल रही है आपको स्टॉक के बारे में, यही जो है स्टॉक लेजर शो करता है। अब हो सकता है आपको लगे यार एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आएगा ही नहीं आएगा। दोस्तों ये बेसिक है, ये भूमिका बना रहा है। आप जिस चीज़ को याद करना चाह रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, अगर आप उसको फील नहीं कर पा रहे, उसको समझ नहीं पा रहे, उसको अपनी आंखों के सामने देख नहीं पा रहे, तो आप आगे जो है आपको रटना पड़ेगा। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको रटना पड़े। आप को पता चलेगा कि हाँ स्टॉक लेजर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारा इस तरीके से बैलेंस आता है। जब आगे आप टेक्निक्स पढ़ेंगे तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये क्या था क्या नहीं था, और वो टेक्निक्स जो है आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और हो सकता है मैं थोड़ा स्लो बता रहा हूँ क्योंकि स्लो ही ज़रूरी है। ये टॉपिक, ये सिलेबस इतने बड़े बड़े नहीं हैं। ये टॉपिक सिलेबस जो है 7 टॉपिक है, मात्र 7। टेक्निकल में मात्र 7 सब्जेक्ट हैं, 7 टॉपिक हैं। तो 7 टॉपिक क्यों दिए हैं? बिकॉज एक टॉपिक है उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, डीप में पढ़ना पड़ेगा, और बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक से क्वेश्चन कब कर पाएंगे आप? जब आपको बेसिक पता होगा। क्योंकि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन ना आए पर एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये सिलेबस के अंदर है, ये बेसिक वाला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, पूरा देखिए वीडियो को, ठीक है। तो हमने पहला स्टेप पढ़ लिया, फॉर्मेट कैसा होता है। उसके बाद हमने देख लिया क्या भरते हैं इसके अंदर, इसमें कंपनी का क्या क्या भरते हैं वो देख लिया। अब आपने तीसरा स्टेप भी देख लिया कि कैसे भरते हैं इसको। ये वाली टेक्निक कौन सी है दोस्तों? देखिए ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। 50 स्टॉक आपके पास थे, 250 रुपये हो गया। आपके पास 25 स्टॉक आए, 4 रुपये के हिसाब से हो गए 350 रुपये। जब आपने 25 स्टॉक जो है किसी को दिए होंगे, अब 25 स्टॉक इन्हीं में से दिए होंगे आपने। जो आपके पास बैलेंस पड़ा है, आपने 25 स्टॉक उसी में से तो दिए होंगे, ठीक है। अब आपने 25 स्टॉक कौन से वाले, आप मान लेते हैं कि आपके पास 25 स्टॉक हैं 5-5 रुपये वाले। आपके पास 50 स्टॉक है 5-5 रुपये के हिसाब से, यानी थोड़ी बढ़िया क्वालिटी है। आपके पास 25 स्टॉक हैं 4-4 रुपये क्वालिटी वाले, मतलब थोड़ी सी उससे कम क्वालिटी है। अब मान लेते हैं कि आपके पास कोई 25 रुपये वाले स्टॉक लेना चाहता है, लेकिन वो 3 रुपये के हिसाब से देता है। तो आप जो है दोस्तों उसे 50 वाले देंगे, उसे 5 रुपये वाले स्टॉक देंगे या 4 रुपये वाले स्टॉक देंगे? ऑब्वियस सी बात है, आप उसे जो है 4 रुपये वाले स्टॉक देंगे। तो दोस्तों अब जो आपके पास पहले से बैलेंस है, मतलब ये वाला बैलेंस, ये वाला बैलेंस और ये वाला बैलेंस। बैलेंस का क्या मतलब है यहाँ पर? स्टॉक का बैलेंस। इसका मतलब आपके पास 50 भी स्टॉक हैं, आपके पास 25 वाले स्टॉक भी हैं, पर आप इन दोनों स्टॉक में से चूज़ कर रहे हैं कि पहले मैं जो है कौन सा वाला स्टॉक दूं, उसे 50 वाला स्टॉक दूं या 25 वाला स्टॉक दूं। दोस्तों ये जो चुनना होता है ना, इसको हम बोलते हैं टेक्निक्स। ये जो चुनना है वो टेक्निक्स के हिसाब से चूज़ करते हैं। अभी आपका मन करेगा कि यार ये तो 3 रुपये दे रहा है, तो मैं इसे जो है 25 स्टॉक में से दे देता हूँ ताकि मुझे कम नुकसान हो, क्योंकि आपने अगर इसमें से दिया है तो कम क्वालिटी का होगा ये। लेकिन कुछ टेक्निक्स ऐसी आती हैं कि आपको जो है ये 50 वाला भी देना पड़ता है। अब वो टेक्निक्स कौन कौन सी होती है? वो टेक्निक्स ही मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो टेक्निक्स क्यों पढ़ते हैं ये मैंने आपको बताया, क्योंकि आपको कौन सा इश्यू करना है वो टेक्निक के हिसाब से आप इश्यू करते हैं। तो वो टेक्निक को हम डिटेल में देखते हैं एक बार, क्योंकि पहले 8 थी पर अभी मैंने 2 और लिखी हैं, इसमें 10 टेक्निक्स कर दी हैं लगभग, लगभग 8 से 10 टेक्निक्स हैं। तो उनको बारे में हम देख लेते हैं एक बार। और स्टार्ट। तो दोस्तों 8 से लेके 10 टेक्निक्स होंगी, उनके बारे में हम देख लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जब ये आपने स्टॉक लेजर को भर दिया ना, तो इसको जो है एक और चीज़ बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं इन्वेंट्री। ये टर्म आपको सुनने में आएगा बाद में, इन्वेंट्री।
या फिर इन्वेंट्री बोल दीजिए, या फिर जो स्टॉक लेजर थी ये जब खाली थी ना दोस्तों तब इसे बोलते हैं स्टॉक लेजर। लेकिन दूसरा जैसे मैंने स्टेप बताया था कि क्या भरें, क्या भरें, ठीक है। जब मैंने आपको ये बताया कि क्या भरें तब जो है इसे हम बोलते हैं स्टॉक लेजर फिलिंग, स्टॉक लेजर फिल। तो जो स्टॉक लेजर जो फिल कर रहे हैं, हम भर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं इन्वेंट्री। तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है, इसके अंदर हमारे पास हर स्टॉक है, वो स्टॉक भी है जो बन के तैयार हो चुका है और वो स्टॉक भी है जो एज ए रॉ मटेरियल हमारे पास रखा हुआ है। तो इसके अंदर पूरी कंपनी के अंदर, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास कितना स्टॉक है वो डिटेल हमें मिलती है और इसको हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको इन्वेंट्री क्यों बताया, क्योंकि जैसे हम आगे चलेंगे तो एक वर्ड आएगा, एक नाम आएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन आया था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि इन्वेंट्री कुछ नहीं होती, इन्वेंट्री बस स्टॉक लेजर जो हमने भरा है इसी को हम बोलते हैं इन्वेंट्री, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ टेक्निक्स, तो चलिए शुरू करते हैं वर्ल्ड टेक्निक। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि अब हम पढ़ने वाले हैं टेक्निक्स को हम बोलते हैं स्टॉक लेजर फिलिंग टेक्निक्स। यानी टेक्निक्स का मतलब आप इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं मेथड, और आसान भाषा में समझ सकते हैं तरीके। हम इसमें स्टोर को, जो स्टोर लेजर होती है उसको भरने के तरीके देखने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपके पास 50 रुपये वाले स्टॉक भी हैं, सॉरी आपके पास 5 रुपये वाले स्टॉक भी हैं, पैसे पहले 5 रुपये वाले स्टॉक भी हैं, आपके पास 4 रुपये वाले स्टॉक भी हैं, और किसी ने जो है 3 रुपये में 25 स्टॉक मांगे तो आप उसे कौन सा वाला देंगे, वो डिपेंड करता है, आपके मन पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है, और जिस टाइप की होगी वो उसी टाइप की टेक्निक यूज़ करेगी। तो पहले मैं आपको ब्रीफली यानी हल्का छोटा सा बता देता हूँ कि वो टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, फिर उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है बहुत। अगर आप देखेंगे ना तो एक टॉपिक पे एक बुक लिखी हुई है, उसे लोग MBA के अंदर पढ़ते हैं। ये अकाउंटिंग वाली चीज़ें हैं ये सारी जो आपके इस टॉपिक में डाली हुई है। तो वो चीज़ें मैं आपको पहले हल्का हल्का बता देता हूँ कि हम पहले नाम बता देता हूँ, फिर उनके बारे में हम हल्का हल्का देख लेंगे जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो पहली टेक्निक का नाम है लीफो, दूसरी का नाम है फीफो, ताकि आप गिनते भी रहें कितनी हो गई फीफो। तीसरी होती है नीफो, चौथी होती है हीफो, पांचवी होती है ABC, छठी होती है VED, सातवीं होती है EOQ, आठवीं होती है SS, नवीं होती है JIT, और 10वीं भी होती है एक FSN टेक्निक। ऑलमोस्ट 10 हैं दोस्तों। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एज ए सैम्पल के तौर पे ये वीडियो मैं यूट्यूब के ऊपर डाल रहा हूँ। जो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसके जो बाकी पार्ट्स हैं प्लस मैथ और GK हैं उसका मैं एक वीडियो कोर्स लेके आऊँगा, जो आप मुझसे, मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा कि कैसे आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, कैसे उसमें आप पार्टिसिपेट, कैसे उसमें आप उसको आप कैसे ले सकते हैं, और मैं वीडियो आपको कैसे दे पाऊँगा वो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो गारंटी के तौर पे वो सारे टॉपिक, जो एक टॉपिक हो गया, बाकी की जो 6 टॉपिक टेक्निकल की प्लस 2 टॉपिक मैथ और GK के। मैथ के अंदर मैं इतना बेसिक बताने वाला हूँ, डिटेल में नहीं बताने वाला, एक्स्ट्रा मैं कभी नहीं बताऊँगा आपको, उतना पढ़ाऊँगा, उतना बताऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूरी होगा। अगर ये आपके समझ में आता है तो वो आपके समझ में आएगा, वो आपके समझ में आया तो SKT की जॉब आपके हाथ में होगी दोस्तों। तो देखते हैं पहले इसके बारे में कि क्या क्या है। एक बार मैं कुछ छूट तो नहीं गया, वो देख लेता हूँ एक बार। एक और टेक्निक है दोस्तों, HML टेक्निक, HML टेक्निक। हाँ दोस्तों, एक बात और, उस वीडियो कोर्स के अंदर ये जो है
थ्योरी होगी प्लस कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होंगे, भविष्य में कैसा क्वेश्चन आ सकता है वो होंगे, और आपको जो उसमें जो मैं नोट्स दे रहा था अलग से वो उसी के अंदर वो नोट्स वाले पार्ट भी होंगे। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं एक एक करके इन सभी पार्ट्स के नाम कि क्या है क्या नहीं है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये हेडिंग है। ठीक है, अब हम देखते हैं पहले LIFO, LIFO, थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर लिखता हूँ LIFO। ठीक है, अब आपको एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा ये भी पहले बता देता हूँ मैं। पहले इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। दूसरा कि इस टेक्निक को हम किस टाइप की इंडस्ट्री में यूज़ करने वाले हैं। LIFO कुछ नहीं करना है आपको, आराम से L का मतलब होता है लास्ट, I का मतलब होता है इन, F का मतलब होता है फर्स्ट, ये अभी इंग्लिश में है लेकिन हिंदी में भी इसका मतलब बताऊंगा मैं आपको, O का मतलब होता है आउट। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, LIFO लिखा हुआ था, L का मतलब होता है लास्ट, I का मतलब इन, F का मतलब फर्स्ट, O का मतलब आउट। ये मैंने नहीं बनाया है, ये पहले से बना हुआ है जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम आता है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि कितना सिंपल सिंपल सा नाम है ये। L का मतलब लास्ट, I का मतलब इन, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट और O का मतलब आउट। अब ये जो दो वर्ड्स हैं ये वाले, ये आपको शो करते हैं इनपुट वाले पार्ट को, इनपुट, और जो ये वाले दो हैं ये आपको शो करते हैं आउटपुट वाले पार्ट को, आउटपुट। इसका मतलब क्या है, लास्ट इन, इन का मतलब पहले मैं आपको बता देता हूँ हिंदी में इसका मतलब क्या होता है। लास्ट का मतलब आप सबको पता होगा अंतिम में, यानी लास्ट में जो आ रहा है वो अंतिम, अंतिम। ये पेन नहीं चल रहा थोड़ा सा। इन, इन का मतलब होता है अंदर या फिर में। ठीक है, फर्स्ट का मतलब आप सबको पता है, फर्स्ट आना चाहते हैं आप सभी, पहला। आउट का मतलब होता है बाहर। हिंदी में इसको पहले देखते हैं एक बार क्या है ये। अंतिम यानी लास्ट, मैं अंतिम को लास्ट ही बोल रहा हूँ, आप सबको पता है कि लास्ट का क्या मतलब होता है। लास्ट में जो अंदर आएगा, लास्ट में जो अंदर आएगा वो पहले बाहर जाएगा। इसका मतलब इस टेक्निक है ये दोस्तों, कितनी आसान टेक्निक लग रही है सुनने में। ये टेक्निक है, जो लास्ट में अंदर आ रहा है उसको पहले बाहर भेजो। आपको मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। आप जो है मान लीजिए एक फैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, फैशन इंडस्ट्री। फैशन इंडस्ट्री का मतलब क्या है, आपकी एक कंपनी चला रहे हैं आप, एक बहुत बड़ी, जिसमें नए नए कपड़े आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो है आपको, आपके पास जो है जनवरी 2022 में कुछ कपड़े आए और जुलाई 2022 में कुछ कपड़े आए। अब मान लेते हैं कि आपको मार्केट में कपड़े देने हैं, मार्केट में अपने कपड़े लॉन्च करने हैं। आपका काम चल रहा था, जनवरी से कपड़े बन रहे थे, जुलाई तक कपड़े बने। अब आपको पता है कि जो फैशन इंडस्ट्री है हमारी, जो कपड़ों का फैशन है वो डेली चेंज होता रहता है, डेली ही चेंज होता है ऑलमोस्ट, या फिर डेली चेंज होता है। तो क्या हो गया कि आप जैसे ही आप मार्केट में लॉन्च करने जाएंगे तो आप पहले कौन से कपड़े लॉन्च करेंगे, आप जनवरी वाले कपड़े लॉन्च करेंगे या जुलाई वाले कपड़े लॉन्च करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो मार्केट है, मार्केट में डिमांड किस तरह के कपड़ों की है, लेटेस्ट वाले कपड़ों की डिमांड ज़्यादा है। और लेटेस्ट वाले कपड़े कब बनेंगे, यानी लेटेस्ट का मतलब होता है ताज़ा, यानी अभी अभी। तो अभी अभी कपड़े जो बने होंगे वो तो जुलाई वाले कपड़े बने होंगे। तो आप क्या कर रहे हो, मार्केट के अंदर जुलाई वाले कपड़े लॉन्च कर रहे हो मार्केट के अंदर। इसका मतलब क्या है, जुलाई में आपने लॉन्च, जुलाई वाले कपड़े आपने लॉन्च कर दिए। इसका मतलब क्या है कि जो पहले आए थे बेचारे, उनको उन पे तो आपने कम ध्यान दिया, और जो लास्ट में आए थे उनको आपने पहले बाहर निकाला। यानी जो लास्ट में आया है उसको पहले बाहर निकालने की जो टेक्निक्स है, वो टेक्निक्स फैशन इंडस्ट्री के अंदर काम में आती है। ये एक एग्जाम्पल है। और मान लेते हैं एग्ज़ाम में कोई और एग्जाम्पल आता है, तब भी आप दिमाग के अंदर ये सोच सकते हैं कि उसमें हम सामान को पहले निकालेंगे या फिर बाद में निकालेंगे। इसका मतलब है कि हम लास्ट वाले सामान को पहले निकाल रहे हैं या पहले वाले सामान को लास्ट में निकाल रहे हैं। आप अपना दिमाग लगा सकते हैं कब, जब आपको इसका मीनिंग पता होगा। यानी LIFO यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में अंदर आ रहा है उसको पहले हमने बाहर भेज दिया। ठीक है,
तो हमारी ये टेक्निक हो गई पूरी। अब हम बात करते हैं फीफो की, FIFO। इसका मतलब क्या होता है? F का मतलब होता है यहाँ पर फर्स्ट, I का मतलब होता है इन, F का मतलब होता है फर्स्ट, O का मतलब होता है आउट। फर्स्ट का मतलब होता है पहला, इन का मतलब होता है अंदर या में, पहला, आउट का मतलब होता है बाहर। तो ये ऊपर वाला जो मैंने इंग्लिश में बताया है, नीचे वाला हिंदी में बताया है, पर आपको अगर इंग्लिश में याद होता है तो इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है। क्यों? फीफो, F का मतलब होता है फर्स्ट, I का मतलब होता है इन, F का मतलब फर्स्ट और O का मतलब आउट। तो आपको केवल क्या करना है, आपको I और O का मतलब याद रखना है, L का मतलब याद रखना है, F का मतलब याद रखना है। I मतलब इन, O मतलब आउट, L मतलब लास्ट, F मतलब फर्स्ट। अब आप ये मत कहना कि मुझे लास्ट यानी अंतिम, यानी ये भी मुझे हिंदी नहीं आती इसकी, ये सबको पता है दोस्तों। F का मतलब होता है फर्स्ट यानी पहला, ठीक है। क्यों बता रहा हूँ आपको? क्योंकि अगर आपने ये टेक्निक्स याद कर ली ना, एग्ज़ाम में +1 आपका नंबर जो है, +1 क्वेश्चन मतलब 2 नंबर आपके पक्के हो गए, आपके +2 नंबर आप आगे चले गए जिसने ये टॉपिक पढ़ रखा है। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। क्योंकि क्या होता है एग्जाम्पल से ये जो टेक्निक है वो एकदम आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट इन का मतलब क्या है कि पहले जो अंदर आया है वही पहले बाहर जाएगा। ये तो हो गया इनपुट और ये हो गया हमारा आउटपुट, ये हो गया हमारा आउटपुट, ये हो गया हमारा इनपुट, ठीक है। इसका मतलब है पहले जो अंदर आई है चीज़ वही पहले बाहर जाएगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि आप एक केक की दुकान खोलते हैं क्योंकि आपको केक खाना बहुत पसंद है। केक की दुकान, आप इंडस्ट्री नहीं खोल रहे, आप केक की दुकान खोल रहे हैं, मान लेता हूँ। पर आपकी दुकान इतनी बड़ी दुकान नहीं है, आपके पास केवल एक ही तरह के केक है। आपके पास रोज़ 2 या 3 केक आते हैं, कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते, कभी कभी बिक जाते हैं, कभी कभी नहीं बिकते, पता नहीं क्यों। तो मान लेते हैं 14 सितंबर के पास, उस दिन आपके पास 2 केक आए, एक और एक। मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास सारे केक एक ही तरह के हैं, एक ही तरह के केक है आपके पास। तो ये दोनों केक आ गए आपके पास, ठीक है। और हुआ क्या, जैसे ही हलवाई से बन के आपकी दुकान पे एक केक आ गए, आपने सजा दिए बढ़िया तरीके से, तभी एक कस्टमर आता है, वो कहता है भैया आज तो मेरा जन्मदिन है, मुझे एक केक दे दो। तो आप क्या करते हो, उसे एक केक दे देते हो। ये वाला केक हमारे पास नहीं है, अब बचा केवल एक केक। आपकी दुकान पे एक केक है, आपने क्या किया, यार एक केक है और केक ऑर्डर करनी चाहिए, मतलब हलवाई को बोलना चाहिए भैया और केक भेजो यार, क्या पता और बंदे आ जाएं आज। तो 15 सितंबर को आपके पास फिर 2 केक आए, आपने 2 केक मंगाए हलवाई भैया से और 2 केक हमारे पास आ गए। लेकिन उस दिन क्या हुआ, किसी का जन्मदिन था ही नहीं, तो आपकी वो केक बिके नहीं। अब क्या हुआ, तारीख आई 16 सितंबर। आप बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि सारे केक एक ही तरह के हैं, एक ही फ्लेवर के, एक ही साइज़ के, एक ही डिज़ाइन के हैं। अब 16 सितंबर को आपकी किस्मत चमकी और एक कस्टमर आता है, बोलता है भैया मुझे तो केक दे दो, आज मेरा जन्मदिन है, केक दे दो, केक चाहिए, केक चाहिए, केक चाहिए। अब अच्छे दुकानदार की तरह आप सोचिए और मुझे बताइए, और इसका आंसर कमेंट भी करना कि आप जो है उसे पहले 14 तारीख वाला केक देंगे या फिर जो आपके पास 15 तारीख को 2 केक आए थे उनमें से एक केक निकाल के देंगे। अगर आपको आंसर पता है इसका, इसमें ये टेक्निक्स आपको पता हो या ना हो, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि हम घर पे ये रोज़ करते हैं। जो अगर हमने ये वाला केक नहीं दिया, मान लेते हैं हमने इनमें से एक केक दे दिया, और अगली तारीख यानी 17 तारीख को मान लेते हैं कोई भी ख़रीदने नहीं आया, 18 को भी ख़रीदने नहीं आया, मान लेते हैं, ठीक है, कोई भी ख़रीदने नहीं आया, तो क्या होगा, ये तो केक पहले से बहुत पुराना हो गया, तो ये तो पड़े पड़े ख़राब हो जाएगा। तो हमारा उद्देश्य क्या रहता है, जो घर पे हमारी मम्मी अक्सर करती है, जो पुराना सामान है यानी कि जो सुबह का खाना हो गया वो जल्दी ख़त्म कर दो ताकि ये ख़राब ना हो जाए अगले दिन तक। तो वैसे ही आप अच्छे दुकानदार की तरह अगर आपने सीखा है घर पे ये, तो आप तो उसे क्या करेंगे, आप उसे जो है ये वाला केक पहले देंगे, क्योंकि ये उसके लिए तो ख़राब नहीं है, अभी तो यूज़ में आ सकता है।
पर हो सकता है कि 2 दिन बाद ये केक जल्दी ख़राब हो जाए, क्योंकि इसके पास तो 1 दिन एक्स्ट्रा है इस वाले केक के पास। तो आप इसलिए उसे जो है 14 तारीख वाला केक देते हैं। अब आपने तो दे दिया, ठीक है, आप खुश हो गए, आपको बच गया कि आपका केक ख़राब नहीं हुआ, पर आपको पता भी नहीं चला आपने कब ये वाली टेक्निक यूज़ कर दी उसके अंदर। फीफो यानी जो सामान हमारे पास पहले आया था आपने उसे ही पहले बाहर निकाला, जो लास्ट में आया था उसे बाहर नहीं निकाला। तो इसका मतलब है आप एक दुकानदार होते हुए भी, और अधिकतर दुकानदार चाहे वो केक वाला हो गया, कचौरी वाला हो गया, समोसे वाला हो गया, ये लोग टेक्निक यूज़ करते हैं फीफो। अब ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया दुकान का, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी सेम काम करती है, चाहे वो लोहे के सरिये बनाती हो, चाहे कुछ भी करती हो, वो काम में लेती है फीफो टेक्निक। मैक्सिमम इंडस्ट्रीज जो है, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज जो है वो फीफो टेक्निक ही काम में लेती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है फीफो, हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं। और अगर आपको ये केक वाला आइडिया आ गया ना, इसका मतलब जो पहले आया है वो पहले बाहर जाएगा, तो आपको फीफो टेक्निक पूरी तरीके से क्लियर हो गई, क्योंकि हम बचपन से ये टेक्निक यूज़ करते आए हैं, चाहे हमारे घर में हो, चाहे कोई दुकान के अंदर हो, हम इस टेक्निक को देखते आए हैं, यूज़ करते आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब ये सेकंड टेक्निक पूरी हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। पूरा जो डिटेल में जो है मैं वीडियो कोर्स के अंदर कवर कर दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अभी। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अभी तो मैं इनका फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। ये देखते हैं, थर्ड है NIFO, NIFO। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया होगा, I का मतलब होता है इन, F का मतलब फर्स्ट, O का मतलब आउट, N का मतलब होता है यहाँ पर नेक्स्ट। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी जल्दी आपको बताता रहूँगा ताकि आपका वीडियो लंबा ना हो और आप बोर ना हो ज़्यादा, क्योंकि जिसे वाकई पढ़ना होगा वो वीडियो कोर्स में देख लेगा। अभी मैं आपको बस ब्रीफली बता देता हूँ, हल्का बता देता हूँ। नेक्स्ट का मतलब आपको पता होगा यहाँ पर होता है सामने या फिर अगला। इन का मतलब अंदर, फर्स्ट का मतलब पहला, आउट का मतलब बाहर। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये टेक्निक एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, ये टेक्निक इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि कई इंडस्ट्री इसे यूज़ भी नहीं करती। ये टेक्निक यूज़ करने से इंडस्ट्री लॉस में चल जाती है। तो ये क्या होता है, एक टेक्निक का अपवाद की तरह होता है, लेकिन ये टेक्निक पहले बनाई गई थी लेकिन अब बाद में बंद हो गई थी। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें केवल इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टेक्निक में होता क्या है, मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ कि ये टेक्निक क्या यूज़ करती है। ये टेक्निक क्या यूज़ करती है कि जो मार्केट, जो प्राइस जो है मार्केट में चल रही है आपके सामान की, मान लेते हैं आपके सामान का प्राइस है 200 रुपये, लेकिन मार्केट के अंदर वो प्राइस अभी 180 हो गई है। तो अब आप अगर 180 में बेचेंगे इस प्रोडक्ट को तो आप लॉस में जाएंगे, आपको पता है। लेकिन जस्ट बिकॉज आपकी कंपनी ये वाली टेक्निक यूज़ कर रही थी, पहले आइडिया नहीं होगा उन लोगों को, तो वो क्या करते थे, मार्केट के हिसाब से अपनी प्राइस को कम कर देते थे, या ज़्यादा करेंगे तो प्रॉफिट में जाते हैं। पर ऑब्वियस की बात है, मार्केट में प्राइस कम ही होती है, क्योंकि शूज़ जो है, मान लेते हैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं आपके बाटा की कंपनी है, आपकी बाटा के शूज़ आपको पता है कितने महंगे होते हैं, 1000 रुपये के मिनिमम, सॉरी 1000 तो मतलब बहुत कम हो गया, 2000 मान लेते हैं, 2000 रुपये के आते हैं, ठीक है। और कहीं छोटी सी कंपनी है उसके शूज़ आते हैं मान लेते हैं 1000 रुपये के। अब अगर बाटा जो है NIFO टेक्निक यूज़ करती है, तो बाटा को भी अपने जूते के प्राइस कम करने पड़ेंगे अगर ये टेक्निक यूज़ करती है। तो नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो मार्केट में प्राइस चल रही है उसके हिसाब से बाहर निकालते रहो सामान को, तो कंपनी घाटे में जाएगी, और घाटे में जाते ही कंपनी बर्बाद, कंपनी रन ही नहीं कर पाएगी। तो इसलिए ये NIFO जो है टेक्निक यूज़ नहीं करती है कंपनी इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया NIFO। अब क्या है HIFO, तो यहाँ पर हटा के मैं कह देता हूँ HIFO। H का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, महंगे से महंगा, मतलब सबसे महंगा, ठीक है। सबसे महंगे को अंदर, सबसे महंगा अंदर,
पहले बाहर निकालो। मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है इसका मतलब। हीफो का मतलब आपको पहले फुल फॉर्म में एच का स्टैंड फॉर हाईएस्ट, सबसे महंगा। तो होगा क्या दोस्तों, आपके जो इंडस्ट्री है या दुकान है, आपको, क्योंकि मैं आपको दुकान का एग्जांपल क्यों देता हूँ बार बार, क्योंकि दुकान के एग्जांपल से आपके दिमाग में वो इमेज बन जाती है। इसलिए आपको, क्योंकि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसको समझाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए मैं ये स्टॉक तो क्योंकि दुकान में भी होते हैं, इसलिए मैं आपको जो है दुकान का एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आप जो है पर्स बनाते, सॉरी आपको दोबारा जूते, आप तो बॉयज़ हैं, जूते बनाते हैं, हम तो जूते हैं, हमारे पास जूते कौन कौन से, हमारे पास जूते बहुत सारे हैं। हमारे पास जूते हैं 10,000 रुपये के, हमारे पास जूते हैं 5,000 के, हमारे पास जूते हैं 200 रुपये के, सब तरीके के जूते रखते हैं हम। हमारे पास ये एक अलमारी हो गई, ये अलमारी हो गई, ये अलमारी हो गई। इसमें 10,000 के जूते हैं, 5,000 के जूते हैं, 200 के जूते हैं। आप एक दुकान वाले हैं और आप कंपनी वाला सोचना चाहता है, आप अपने आप को कंपनी वाले भी सोच सकते हैं। दुकान ने बताया था कि एग्जाम्पल आपके समझ में आए, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। देखना, आप जूते वाले की आप मालिक हैं, कोई कस्टमर आता है तो अब आप क्या चाहेंगे, आपके कौन से वाले जूते बिकें पहले, ये वाले या फिर ये वाले। अगर आप दुकान वाले हैं और आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप सोचेंगे कि यार ये जूते बिक जाएं मेरे। तो क्या करेंगे आप, जैसे ही कस्टमर बैठेगा तो आप उसे सबसे पहले कौन से जूते दिखाएंगे, आप उसे दिखाएंगे ये वाले जूते, यानी सबसे महंगे जूते, क्योंकि सबसे महंगी चीज़ों में मार्जिन प्रॉफिट ज़्यादा होता है, सबको पता है ये बात। इसलिए ये टेक्निक जो सबसे महंगी आपने कस्टमर को दिखाई, सबसे महंगे सामान को जो अंदर रखा हुआ है उसको अपने बाहर रखा, आपको पता भी नहीं चला। अधिकतर जूते वाले, बैग वाले, सब्जी वाले, बहुत चीज़ें हैं जो वो क्या करते हैं, सॉरी सब्जी वाले कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो, ताकि पुरानी सब्जी ख़राब ना हो जाए। और जैसे ख़राब होने लगती है तो वो क्या करते हैं, उसके दाम गिरा देते हैं ताकि जल्दी बाहर निकालो उस चीज़ को। तो मैंने आपको बताया जूते वाले, बैग वाले, यानी वो चीज़ें जहाँ पर उनके पास महंगी चीज़ें भी हैं, सस्ती चीज़ें भी है, तो वो क्या करते हैं, महंगी चीज़ों को पहले बेचते हैं। तो उनको पता भी नहीं है और वो जो है हीफो टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हीफो टेक्निक का, यानी जो सबसे महंगी चीज़ अंदर है उसको पहले बाहर निकालो। तो आई होप इस तरीके समझ में आ गया आपको। जिसको पर्स होता है, पर्स 1 लाख का भी आता है, 10,000 का भी आता है, तो पहले 1 लाख के पर्स को बेचने की कोशिश की जाती है। वो टेक्निक भी क्या होती है, हीफो टेक्निक होती है। बैग 200 का भी आता है, 2,000 का भी आता है, तो 2,000 का पहले बेचने की सोचेंगे ताकि प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो वो भी हीफो टेक्निक है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब नेक्स्ट टेक्निक ये हो गई। अब बात करते हैं ABC की। ABC, ए का मतलब क्या होता है, ऑलवेज, बेटर, कंट्रोल। ये इसका फुल फॉर्म है, ऑलवेज, बेटर, कंट्रोल, ABC टेक्निक। ये बेसिकली किस चीज़ के ऊपर बेस है, ABC, ऑलवेज, बेटर, कंट्रोल। ये बेसिकली किस चीज़ के ऊपर वो करती है, किस चीज़ के ऊपर बेस है ये टेक्निक। ये टेक्निक हमारी बेस है मूल्य के ऊपर, यानी कीमत, वैल्यू के ऊपर, यानी वो चीज़ जो ज़्यादा कीमती है उसका ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा कि भाई अगर वो चीज़, पहली बात मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप एक जौहरी की दुकान पे हैं और आप जौहरी की दुकान के मालिक हैं, तो आपके पास हीरा भी होगा, आपके पास चांदी भी होगा, पहले सोना लिखते हैं, आपके पास सोना भी होगा और आपके पास पीतल भी होगा। अब मुझे नहीं पता पीतल चांदी से सस्ता है या महंगा, पर पीतल सबसे सस्ता है, सोना उससे महंगा, हीरा सबसे महंगा है। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है अभी, हीरा, सोना और पीतल। अब आप ये बताओ, आपकी दुकान पर हीरा जो कि सबसे महंगा है, तो उसकी मात्रा जो है, यानी उसकी मात्रा ज़्यादा होगी या कम होगी, और जो पीतल है बहुत सस्ती है, उसकी मात्रा ज़्यादा होगी या कम होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि जो हीरे की मात्रा है वो बहुत कम होगी, ना कि बराबर, और इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, और इसकी मात्रा जो है मीडियम, यानी मध्यम, यानी एवरेज, बीच में होगी।
तो ABC टेक्निक जो है वो यही कहती है कि जो महंगी चीज़ है, यानी ये टेक्निक किस चीज़ पर बेस है, ये टेक्निक बेस है वैल्यू के ऊपर। ये टेक्निक जो है पहले मूल्य को ज़्यादा ध्यान देती है। तो ये टेक्निक यही कहती है कि जो ज़्यादा कीमती चीज़ है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, यानी हीरे वाली कीमत पर ज़्यादा ध्यान दो। अब ज़्यादा ध्यान का मतलब क्या है? अगर आप किसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, आप हीरे के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो हीरा, मान लेते हैं वो हीरा केवल इतना सा ही है आपके पास, ये हीरे हैं आपके पास, बस इतने 6 हीरे हैं आपके पास, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी दुकान में जगह नहीं है, आप बहुत सारे हीरे नहीं ला सकते, आप ला सकते हैं, पर हीरे बहुत कीमती होते हैं। तो आप क्या करते हो, मात्र से आपके पास 6 हीरे रखे हैं, आपने छोटे छोटे 6 हीरे रख लिए। अब आपके पास क्या होगा, जैसे ही होगा कोई हीरे खरीदने आता है और एक हीरा ले जाता है, एक हीरा किसी ने खरीद लिया या उसने कुछ चीज़ें बनवा ली, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है तो भी आप कुछ नहीं करते, आपने ध्यान दिया हाँ भाई क्योंकि महंगी चीज़ है तो ज़्यादा अटेंशन चाहिए इसके ऊपर, ज़्यादा आप इसको ध्यान रखेंगे, और यही वो टेक्निक कहती है। अब आप नेक्स्ट दिन क्या करते हो कि आपके पास केवल एक हीरा बचता है, बाकी जो 5 हीरे हैं वो कोई ना कोई खरीद लेता है, कोई गहने बनवा लेता है उसका। अब आपके पास केवल एक चीज़ बची, आपको पता है कि बहुत कीमती चीज़ है और आप इसका स्टॉक भी नहीं कर सकते, क्योंकि मान लो कि ये 6 हीरे कोई ना खरीदे तो आपके तो ये पैसे ऐसे पड़े रहेंगे हीरो के। तो इसलिए अब आपके पास एक है तो आप तुरंत दूसरा ऑर्डर कर लेंगे और आप जो है वापस से इसको 6 बनवा लेंगे, ताकि कोई और आए तो आप उसको और बना के दे सकें गहने। तो इस चीज़ में जो जिसकी कीमत सबसे ज़्यादा होती है, हम उसकी क्वांटिटी को सबसे कम रखते हैं। इस टेक्निक को हम बोलते हैं ABC ऑलवेज बेटर कंट्रोल टेक्निक। अब मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है, अब इसमें इसकी वैल्यू क्या क्या रहती है वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम में अगर आता है आपका तब, जैसे कि यहाँ पर लिखाएगा A, यहाँ पर लिखाएगा B, यहाँ पर लिखाएगा C, ठीक है। यहाँ पर लिखाएगा मात्रा और मूल्य, ठीक है। मात्रा A बहुत महंगी होती है तो उसकी मात्रा सबसे कम रहेगी, यानी 10% ओनली 20%, और ये 70%। यानी आपके जो दुकान है, आप जौहरी वाले हो तो आपके पास हीरे रहेंगे थोड़े से, और सोना रहेगा थोड़ा ज़्यादा, और पीतल रहेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका ये तो हो गया क्वांटिटी, यानी मात्रा क्या क्या परसेंट है, 10%, 20% और 70%। और जो इनका मूल्य होगा, मूल्य को कैसे याद रखते हैं, इनको जस्ट आप उल्टा लिख दो, यानी 70, 20 और 10। यानी कोई आपसे बोले ना कि आपकी दुकान में 1 लाख का सामान है, तो 1 लाख का सामान में से 70,000 रुपये के तो आपके पास हीरे हैं, और 20,000 का सोना और 10,000 का पीतल। क्योंकि 10,000 का पीतल बहुत आ जाएगा, आपको पता है 70,000 के हीरे थोड़े से आएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि उनकी मात्रा कम रहेगी और उनका मूल्य ज़्यादा रहेगा। केवल ABC टेक्निक में इतना ही होता है, होता बहुत है, बहुत डिटेल है इसके बारे में, बट जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। ABC ऑलवेज बेटर कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म है। ABC यह डिपेंड करता है मूल्य के ऊपर, यानी यह मूल्य पर ज़्यादा ध्यान देता है, जो चीज़ महंगी है उसका हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अगर यहाँ पर तीसरा कॉलम बनाए हम कंट्रोल का, कंट्रोल मतलब ज़्यादा कंट्रोल, ना के बराबर कंट्रोल और मीडियम कंट्रोल, ठीक है। इस टेक्निक को आप ऐसे देखते हैं, ABC टेक्निक ऑलवेज बेटर कंट्रोल। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये जो सारी टेक्निक है इनके फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा, फुल फॉर्म आपके दिमाग में होने चाहिए। अब ये हो गया। अब 5वीं टेक्निक है VED। अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको बस डायरेक्ट बता रहा हूँ। V का मतलब होता है वेरी, E का मतलब होता है इसेंशियल, D का मतलब होता है डिज़ायरेबल, वेरी यानी होता है बहुत, इसेंशियल मतलब होता है, और डिज़ायरेबल मतलब होता है मिल जाए तो अच्छा है, यानी इच्छा के हिसाब से। इसेंशियल मतलब होता है ज़रूरी, और ये होता है कि डिज़ायरेबल मतलब होता है इच्छा वाला, इच्छा, डिज़ायरेबल यानी इच्छा के योग्य। अभी मैं आपको थोड़ा जल्दी बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है वेरी, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर ये आपके कंपनी के अंदर नहीं है तो आपका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा।
इसेंशियल का मतलब ज़रूरी, मतलब अगर ये आपकी कंपनी के अंदर नहीं है तो आफ्टर ए सर्टेन टाइम यानी कुछ समय के बाद आपका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। और डी का मतलब होता है डिज़ायरेबल, अगर आपकी कंपनी के अंदर ये नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसकी जगह किसी और दूसरी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टेक्निक यही कहती है VED, वेरी इसेंशियल डिज़ायरेबल। अभी मैंने हल्का हल्का बता दिया है, पूरा जो है मैं वीडियो कोर्स के अंदर आपको बता दूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे आप बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, इसलिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ वीडियो अगर व्यू 200 आ रहे हैं तो लाइक मात्र 20 लाइक आ रहे हैं और कमेंट तो 4-5 ही आ रहे हैं। जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उनके आंसर मुझे नहीं मिल पा रहे। तो वीडियो अगर देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और आपके कोई फ्रेंड आपने जिसने फॉर्म भर रखा उसको भी शेयर कर दीजिए। शेयर करने में पैसे तो लगते नहीं आप लोगों के। वीडियो वाकई आपको अच्छा लगता है तो ही शेयर कीजिए, ऐसा नहीं कि उसने भी वो पूछे कि क्या शेयर कर दिया भाई। वैसे अब इस टेक्निक का नाम है EOQ। नेक्स्ट टेक्निक जो है EOQ। ई का मतलब होता है इकोनॉमिक, ऑर्डर, क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसका फुल फॉर्म ये होता है, आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। और होता क्या है ये, बेसिकली आपका पहला एम ये होना चाहिए कि आपकी कंपनी को नुकसान ना हो। इसलिए बेसिकली EOQ टेक्निक में होता क्या है कि आप जो है प्रोडक्शन जो है वो बल्क में करें, यानी वॉल्यूम में करें। वॉल्यूम यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आप प्रोडक्शन करें, बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाएं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। आपके पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बड़ी बड़ी सब कुछ कंपनियां हैं, लेकिन आप मान लो उससे केवल 10 प्रोडक्ट ही बना रहे हो। तो पूरी मशीन काम में आई, पूरी लेबर काम में आई, लेकिन उससे बने कितने 10, और आप उसी से बना रहे हो 100। तो हो क्या रहा है, लेबर वही है, मशीन वही है। अब उन 10 प्रोडक्ट की कीमत ज़्यादा होगी या 100 प्रोडक्ट की कीमत ज़्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है 10 की कीमत ज़्यादा होगी, क्योंकि खर्चा तो वही आ रहा है और बन रहे हैं 10, लेकिन उसी खर्चे में अगर 100 बन रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वो चीज़ें सस्ती पड़ रही है, और सस्ती पड़ रही है तो जल्दी बिक जाएंगी। तो इसलिए जो है EOQ टेक्निक कहती है कि आप किसी भी चीज़ को बनाते हो तो बल्क के अंदर बनाओ, ताकि उसकी जो पर यूनिट रेट है वो गिर जाए और कंपनी को जो है लॉस ना हो, ज़्यादा लॉस ना हो, इसलिए। ठीक है, ये हो गया। अब आती है SS टेक्निक। SS का मतलब होता है सेफ्टी स्टॉक। ये टेक्निक क्या बोलती है कि आप जो है एज ए बैकअप को सामान रखो, ताकि कुछ इमरजेंसी में आए तो ये सेफ्टी स्टॉक जो है आपके काम में है और आप उसको तुरंत दे दें। मान लेते हैं आपको सेफ्टी स्टॉक। अब सेफ्टी की स्पेलिंग गलत है, देख लेना आप लोग। सेफ्टी स्टॉक यानी मान लीजिए आप केक बेचते हैं, आपके पास 5 केक रखे हैं आप बाहर, लेकिन आप पीछे गोदाम के अंदर 1 या 2 केक एक्स्ट्रा रखते हैं, क्योंकि किसी दिन भी डिमांड ज़्यादा आ सकती है। जिस दिन ज़्यादा डिमांड आएगी तो आप उस दिन कस्टमर आपको खोना पड़ सकता है। इसलिए जो है एज ए सेफ्टी स्टॉक टेक्निक, ये टेक्निक हर ऑर्गेनाइजेशन, हर प्रोडक्शन में काम नहीं आती, हर कंपनी में काम नहीं आती। कुछ स्पेसिफिक कंपनियां होती है जहाँ पर ये काम आती है। तो उस टेक्निक का नाम क्या है, सेफ्टी स्टॉक रखें, ताकि आपको कस्टमर जो है आपको कस्टमर खोना ना पड़े आपको, और कस्टमर आपको कहीं जाए ना। जस्ट इन टाइम, JIT टेक्निक, JIT, जस्ट इन टाइम। अभी मैं आपको जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूँ, ये वीडियो मैं तीसरी बार शूट कर रहा हूँ। पहली बार जब मैंने शूट किया तब ये फ़ोन जो है इसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी, ऑटोमेटिक कब बंद हो गया, और मैं 2 घंटों की तरह पागलों की तरह बोलता रहा। फिर दूसरी बार जब मैंने इसको लगाया तब इसमें आवाज़ की कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, और तीसरी बार जब मैं बना रहा हूँ, ये मुझे लगभग 6 घंटे हो गए हैं। मैंने टी-शर्ट भी चेंज करी, इतने पसीना आ गए मुझे, और रात हो चुकी है अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ जब, इसलिए थोड़ा मैं जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं बहुत बोर हो चुका हूँ इसको पढ़ाते पढ़ाते। तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ मैं, ये 6ठा घंटा चल रहा है मेरा ये। जस्ट इन टाइम यानी जस्ट का मतलब होता है तुरंत, इन का मतलब में, और टाइम का मतलब होता है समय। यानी जैसे ही डिमांड आई आप तुरंत उस सामान को लेके आते हो और दे देते हो। आप कोई छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप शॉप चला रहे हैं कोई, आपके पास वो सामान नहीं है, तो आपके पास सेफ्टी स्टॉक भी नहीं है, तो आप क्या करते हो, बगल वाले से लेते हो, उसको दे देते हो तुरंत डिमांड आई, तुरंत आपने सामान दे दिया। इसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम टेक्निक। अब ये टेक्निक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बस इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। FSN। F का मतलब होता है फास्ट, S का मतलब स्लो, और N का मतलब नॉन, यानी फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग। इसका मतलब क्या होता है, आपकी जो दुकान है उसमें, दुकान का एग्जाम्पल बहुत अच्छा रहता है, बहुत सिंपल रहता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ।
फास्ट मूविंग में क्या है, कुछ दुकान में कुछ सामान होते हैं जो तुरंत बिक जाते हैं, कुछ सामान होते हैं जो धीरे धीरे बिकते हैं, और कुछ सामान होते हैं जो बिकते ही नहीं हैं। तो जो जल्दी बिक जाते हैं उनको बोलते हैं फास्ट मूविंग, और जो धीरे धीरे बिकते हैं उनको बोलते हैं स्लो मूविंग, और जो बिकते ही नहीं है उनको बोलते हैं नॉन मूविंग। तो यही उस टेक्निक के अंदर हम पढ़ते हैं, FSN टेक्निक, ठीक है। अभी मैंने आपको प्रूफ में बता दिया। और लास्ट टेक्निक है HML। HML टेक्निक में हम क्या पढ़ेंगे, H का फुल फॉर्म पहले पता होना चाहिए, M और L, ठीक है। एक मिनट, HML अगर आपने देखा होगा ABC टेक्निक, ये कुछ ABC टेक्निक की तरह ही होती है। HML, H का मतलब होता है हाईएस्ट, मीडियम और लोवेस्ट, हाईएस्ट। अब इनमें से क्या था कि मैंने हाईएस्ट का मतलब होता है अधिकतम, यानी अधिकतम महंगा, अधिकतम। मीडियम का मतलब होता है मध्यम, और लोवेस्ट का मतलब होता है सस्ता, सबसे कम। इसका मतलब क्या होता है कि जो सबसे महंगी चीज़ है, सबसे मध्यम चीज़ है, और सबसे तीनों चीज़ है, इसमें तीनों चीज़ इंक्लूड है। अब जो आपने HIFO टेक्निक पढ़ी थी उसमें क्या था, केवल हम महंगी चीज़ के बारे में ध्यान दे रहे थे। इसमें क्या है, तीनों चीज़ के ऊपर, अधिकतम, मध्यम और सबसे कम। इसका मतलब क्या है, जब आपकी इन्वेंट्री बनेगी ना, इन्वेंट्री में क्या होता है कि जो आपके स्टॉक होते हैं उसकी लिस्ट होती है। तो जो अधिकतम, जो सबसे महंगी चीज़ है उसकी आप बहुत कम इन्वेंट्री रखते हो, उसका आप बहुत कम रखते हो। जो मध्यम है उसका थोड़ा ज़्यादा रखते हो, और जो एकदम सस्ती चीज़ है वो आप बहुत ज़्यादा रखते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पीतल, हीरा और सोने से, तो ये सेम वैसी टेक्निक है, बस इसका अलग नाम रखा है क्योंकि किसी अलग इंसान ने इसकी खोज की होगी। तो दोस्तों ये कुल मिला के 11 टेक्निक्स थी। 1-2 टेक्निक्स अभी रह गई है, वो मैं इसमें इंक्लूड नहीं करना चाहता अभी, क्योंकि एज ए सैम्पल वीडियो की तरह बना रहा हूँ मैं इसको। तो ये हो गया आपकी टेक्निक्स, ये सारी आपकी टेक्निक्स हो गई। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 1। इसका जवाब आप प्लीज़, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन है, इन्वेंट्री कंट्रोल की कौन सी टेक्निक नहीं है? ये क्या, SS, ठीक है। SS, ABC, VED, BCA और S.S। अब आपको बताना क्या है कि निम्न में से इन्वेंट्री कंट्रोल की ये चारों में से कौन सी टेक्निक नहीं है। मतलब हमने जो 11 टेक्निक पढ़ी थी इन्वेंट्री कंट्रोल की, उनमें से कौन सी टेक्निक नहीं थी, ठीक है। और साथ ही में इन जो भी टेक्निक है, इन चारों में से 3 टेक्निक है, 1 टेक्निक नहीं है। उन तीनों के फुल फॉर्म, पूरे नाम जो है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। कमेंट में आप मुझे क्या बताएंगे, पहला तो आंसर बताएंगे, और दूसरा चीज़ क्या बताएंगे, इसका जो है फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ये जो VED टेक्निक हो गई, HML टेक्निक हो गई, ABC टेक्निक हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं वीडियो कोर्स में आपको और डिटेल में बताऊंगा थोड़ा सा। अभी काफ़ी है इतना, अभी यूट्यूब पे काफ़ी है इतना, इसलिए मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ अभी। तो ये क्वेश्चन हो गया, आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बता दीजिए, पहला इसमें से कौन सा आंसर सही है, दूसरा फुल फॉर्म क्या है इसका, ठीक है। तो दोस्तों ये था अपना स्टॉक लेजर जो पूरा हो चुका है। तो आपने जो है स्टॉक लेजर भी देख लिया, आपने बिन कार्ड भी देख लिया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप कोई पूरा समझ में आ गया है
तो अब हम क्या देखने वाले हैं, डिफरेंस। अब हम क्या देखने वाले हैं, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। अंतर किस किस में? अंतर है अपना बिन कार्ड में और अंतर है अपना स्टॉक लेजर में। स्टॉक लेजर और बिन कार्ड, ठीक है। जो पहला अंतर होता है, मेन अंतर, वो मैं आपको बताता हूं। पहला क्या होता है कि बिन कार्ड क्या शो करता है? बिन कार्ड केवल शो करता है क्वांटिटी, और ये क्या शो करता है? क्वांटिटी प्लस मूल्य। मूल्य मतलब प्राइस, प्राइस बोल दीजिए या रेट बोल दीजिए, ठीक है। होता क्या है, एक क्वेश्चन क्या आया था प्रीवियस ईयर में कि बिन कार्ड क्या शो करता है? बिन कार्ड जो है क्वांटिटी शो करता है, और जहां पर बिन कार्ड लगा होगा, मतलब मान लेते हैं कि चावल के ऊपर बिन कार्ड लगा हुआ है, तो बिन कार्ड जो है क्वांटिटी तो शो करता ही करता है। यहाँ पर ये एक इतना बड़ा चीज नहीं है कि मैं इसको लिखवाऊं, यहाँ पर इतना बड़ा अंतर नहीं है ये। लेकिन क्वेश्चन ये आता है बिन कार्ड क्या शो करता है? बिन कार्ड जो है आपकी क्वांटिटी तो शो करता ही करता है, प्लस जैसे मान लेते हैं, आपको एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में दिया था कि चावल की जो बोरी है उस पर एक पर्चा लगा हुआ कि 5 किलो। इसका मतलब क्या है कि वो बिन कार्ड हो गया, एक सिंपल सा फॉर्म बिन कार्ड का। तो वो जो है क्वांटिटी तो शो कर रहा है, साथ में ये भी शो कर रहा है कि वो चावल जो है कहाँ पर रखा हुआ है, चावल की बोरी जो है कहाँ पर रखा हुआ है। वैसे तो वो शो नहीं कर रहा, अगर आप देखें डिटेल में तो शो नहीं करता है, लेकिन उसकी जो लोकेशन है वो भी दे रहा है। वो बिन कार्ड जो है क्वांटिटी तो दे ही रहा है, साथ में लोकेशन भी दे रहा है, क्वांटिटी प्लस लोकेशन। इतना डिटेल में नहीं दे रहा है, इसको चावल से शायद समझ में ना आए आपको, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये रैक है, ठीक है, ये पिस्टन यहाँ पर रखे हुए, सेकंड रैक में यहाँ पर रखे हुए हैं टायर, हल्के टायर है वो, यहाँ पर एक बिन कार्ड लगा हुआ है, यहाँ पर एक बिन कार्ड लगा हुआ है। अब जैसे ही आप बोलते हो कि बिन कार्ड है, बिन कार्ड में जो है 5 पिस्टन रखे हुए हैं, अब आपके दिमाग में क्या आएगा? तो आप ऊपर वाली रैक आएगी या फिर नीचे वाली रैक आएगी? इसका मतलब है जैसे ही आपके दिमाग में आएगा कि पिस्टन जो है 5 पिस्टन रखे हुए हैं, केवल इतना बोला बिन कार्ड में कि 5 पिस्टन बचे हुए हैं या 5 पिस्टन रखे हुए हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि ऊपर वाली रैक। वो तो अगर आप ये भी ना बोलें, क्योंकि आपको पता है कि पिस्टन ऊपर वाली रैक में है, तो क्वेश्चन केवल इतना ही आया था कि क्वांटिटी बताता है या लोकेशन बताता है। तो जो है क्वांटिटी प्लस लोकेशन दोनों बताता है, एग्जैक्ट नहीं बताता है, पर उस एग्जाम में ये आया हुआ था क्वेश्चन कि क्वांटिटी बताता है या लोकेशन बताता है, ये दोनों बताता है, तो वो दोनों शो कर रहा था, ठीक है। तो ये हो गया क्वांटिटी बिन कार्ड, और ये क्वांटिटी प्लस मूल्य। बिन कार्ड जो है क्वांटिटी शो करता है, क्वांटिटी कहाँ रखी होती है? स्टोर के अंदर रखी होती है। तो ये बिन कार्ड भी कहाँ पर होता है? इन स्टोर, यानी दुकान में, दुकान में। और ये कहाँ होता है? दुकान के बाहर, आउटसाइड, दुकान के बाहर यानी आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ स्टोर। दोस्तों अगर ध्यान से आप देखेंगे ना, तो मैंने कहा है कि मैं इस वीडियो को हिंदी में बता रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो एक तरीके से ये बाईलैंग्वेज वीडियो हो गया। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो अभी आप इस वीडियो के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप इंडिया के हैं तो आपको थोड़ी बहुत हिंदी तो आती होगी, और हिंदी आती है तो इतना ही, क्योंकि इन स्टोर लिख दिया, इसका मतलब दुकान के अंदर, आउटसाइड ऑफ स्टोर यानी दुकान के बाहर। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ में आ रहा है इसके अंदर। अगर आप वाकई पढ़ना चाहते हैं तो आप दोनों लैंग्वेज वाले, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों वाले, इसको समझ सकते हैं। और हिंदी वालों को कोई दिक्कत ना है, इसलिए मैं अधिकतर चीज़ों का मतलब हिंदी में बताते हुए चल रहा हूँ। और भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि सर इस वाले पार्ट को आप दोबारा बताओ, तो मैं दोबारा बता दूंगा उसको, कि इस वाले पार्ट को और डिटेल में बताओ तो मैं बता दूंगा, ठीक है। पर वीडियो को लाइक जरूर करो यार, आप लाइक बहुत कम आ रहे हैं आपके। तीसरा क्या अंतर है इसमें? तीसरा अंतर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि जैसे ही ये स्टोर के अंदर होता है, तो जैसे ही सामान जाएगा तो इसके अंदर तुरंत एंट्री करनी पड़ती है, तुरंत एंट्री।
इसमें क्या होता है, तुरंत एंट्री नहीं करनी पड़ती। चौथा, एंट्री जो है इसमें, यानी हम कितना स्टॉक लेके जा रहे हैं वो पहले करनी पड़ती है, और इसमें क्या होता है, एंट्री जो है बाद में करनी पड़ती है। पांचवा, क्या अंतर है, पांचवा अंतर है कि इससे जो है स्टोर कीपर देखता है, स्टोर कीपर यानी जो आप बनने वाले हैं, अगर आप इसे ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपको स्टोर कीपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इसे कौन देखता है, इसे देखता है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। यानी जो खर्चा संभालता है ना बड़ी बड़ी कंपनी का, वो संभालता है, क्योंकि इसमें पैसों का लेन देन के बारे में है, इसमें केवल क्वांटिटी है, इसमें केवल स्टॉक की क्वांटिटी है, तो इससे संभालेगा स्टोर कीपर। ठीक है। छठा अंतर क्या है, ये जो है एक पेज की तरह होता है, एक पेज, जैसे कि मैंने आपको बताया था बिन कार्ड जो है एक पन्ने की तरह होता है, और ये जो होता है एक बुक की तरह होता है, ये जो होता है एक बुक की तरह होता है। ठीक है। अब सातवां, ये जो होता है बिन कार्ड, जैसे आपने एग्जांपल बताया था पिस्टन के लिए पिस्टन, तार के लिए अलग से, तो ये जो होता है हर आइटम के लिए अलग अलग होता है, हर आइटम के लिए अलग, यानी सिंगल आइटम के लिए अलग अलग। और ये क्या होता है, कई सारे आइटम्स के लिए एक ही लेजर बुक, कई सारे स्टॉक लेजर एक ही होती है, यानी इसको मैं समझा लिख नहीं पा रहा, इसको सिंगल आइटम के लिए और ये बहुत सारे आइटम के लिए, बहुत सारे आइटम के लिए एक ही। ये क्या होता है, बेसिकली एक बुक की तरह होती है। तो जैसे बुक में मान लेते हैं कि 100 पेज है, ठीक है, तो अब इन 100 पेज में से मैं इसको यहां लिख देता हूं, ये बुक है, इस बुक में हमारे 100 पेज है, ठीक है। और पहला आपको पता है बुक के अंदर कौन सा पेज आता है, पहला पेज आता है इंडेक्स का, ठीक है। अब इस इंडेक्स में क्या होता है, 1 से लेकर 100 तक पेज की गिनती होगी। अब 1 से लेकर 10 पेज जो है हमने बांट दिए पिस्टन को, ठीक है, ये हो गया पिस्टन। फिर 10 से 20 हमने बांट दिया टायर को, 20 से 30 हमने बांट दिया किसी चीज को, और किसी चीज को मान लेते हैं क्रैंकशाफ्ट को। 30 से 40 हमने बांट दिया चीनी को, एग्जाम्पल दे रहा हूं, चाय को, चावल को। तो 10-10 पेज डाल दिए, तो इंडेक्स में हम डाल देंगे कि 1 से 10 तक जो है वो है पिस्टन। यानी किसी भी इंसान को पिस्टन के बारे में जानना होगा तो वो 1 से 10 के बीच में जाके देख लेगा, और जैसे ही वो पेज खोलेगा तो उसको लिखा आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, और जो भी स्टॉक लेजर खाली दिखेगी समझ जाएगा भाई साहब यहाँ तक अभी तक भरी गई, क्योंकि तारीख भी इसके अंदर होती है। पहला जो कॉलम आता है वो डेट का आता है, तो आप पता लगा लोगे कि हाँ भाई ये लेटेस्ट वाला है। तो सिंगल आइटम के लिए अलग, सिंगल आइटम के लिए होता है ये एक, यानी अलग अलग होता है, हर आइटम के लिए अलग अलग, हर आइटम के लिए। क्योंकि ये तो एक पन्ना ही होता है, तो चावल पे चिपका दिया, एक पन्ना चीनी पे चिपका दिया, एक पन्ना पिस्टन पे चिपका दिया, एक पन्ना टायर वाली पे चिपका दिया, तो ये एक ही आएगा, ठीक है। ये हो गया अंतर, जो बहुत बड़े बड़े अंतर होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब जो है कितने अंतर हो गए, ऑलमोस्ट 7 अंतर हो गए, ये काफी है। ये अंतर बताने का मतलब क्या है, ये अंतर जो है उस जो अब तक हमने पढ़ा उसको सबको मैंने समराइज कर दिया। जितना भी डिटेल में हमने पढ़ा था बिन कार्ड को, जितना भी डिटेल में हमने पढ़ा था स्टॉक लेजर को, उन सबको समराइज करके उन सब का निचोड़ जो है वो ये है कि भाई बिन कार्ड ये होता है, स्टॉक लेजर, मेन टॉप स्टॉक लेजर यानी खाता भाई जो स्टॉक लेजर का रख रखाव है, मेंटेनेंस है, वो पढ़ लिया हमने पूरी तरीके से। यहाँ पर जो है आपका ये टॉपिक पूरा कवर हो गया, कुछ पार्ट बचे हैं, कुछ पार्ट एक्स्ट्रा जो मैं आपको वीडियो कोर्स के अंदर दे दूंगा। दूसरा, खत्म तो हो गया ये टॉपिक, लेकिन एक क्वेश्चन आया था पिछली साल, वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं एक बार क्या है, उसको डिटेल में बताना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि वो नाम तो इसी का है, क्योंकि उसमें जो है एक नाम आ गया था इन्वेंट्री, और जो इन्वेंट्री की हमने टेक्निक्स पढ़ी थी ना,
अगर इन्वेंट्री की हमने टेक्निक्स पढ़ी है तो उससे रिलेटेड ही हो गया वो, उससे मिलता जुलता ही हो गया वो, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो चीज़ क्या है। तो उस चीज़ का नाम होता है दोस्तों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आई होप आपको दिख रहा होगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता अगर क्वेश्चन में नहीं आता तो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता तो एग्जाम में आए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है, प्रॉपर तरीके से देखा है ना, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। एग्जैक्ट मीनिंग ना पता हो आपको कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको पार्ट्स का मीनिंग पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए इन्वेंट्री का मतलब, आपको पता होना चाहिए टर्नओवर का मतलब, आपको मतलब पता होना चाहिए रेशियो का मतलब। अगर इन्वेंट्री मतलब होता क्या है बेसिकली हाई और लो, बस इतना पूछता है वो। हाई होगा तो क्या होगा, लो होगा तो क्या होगा। इन्वेंट्री का मतलब आपको पता है कि कंपनी के अंदर जो माल पड़ा है हमारा, चाहे वो बन चुका है चाहे वो रॉ मटेरियल है, उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री। उसकी एक लिस्ट होती है, उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री। टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि आपकी कंपनी, मतलब बोलते हैं ना कि हमारी कंपनी का टर्नओवर है 5 करोड़, हमारी कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़। इसका मतलब है कि आपकी कंपनी के अंदर 5 करोड़ रुपया, अगर आप कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ है तो इसका मतलब है कि आपकी कंपनी से 5 करोड़ रुपए का फ्लो हो रहा है। यानी 5 करोड़ रुपए, मान लेते हैं कि 2.5 करोड़ रुपए आपका आ रहा है और 2.5 करोड़ रुपए आपकी कंपनी से जा रहा है, या फिर मान लेते हैं कि 2 करोड़ रुपए आया और 3 करोड़ रुपए गया। इसका मतलब आप घाटे में है, लेकिन फिर भी टोटल मिला के जो होता है उसको बोलते हैं हम टर्नओवर। और रेशियो का मतलब होता है अनुपात। अनुपात मतलब किसी दो चीज़ों का, एक चीज़ ऊपर आएगी एक चीज़ नीचे आएगी, बीच में बटे वाला चिन्ह आएगा। ठीक है, जैसे x बटे में y, ये रेशियो हो गया। ठीक है, तो इन 3 पार्ट्स को मैंने बांट दिया। अब मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली होता क्या है, ये आपके यूज़ नहीं आता है, ये यूज़ आता है जब कोई इन्वेस्ट करता है किसी कंपनी में, किसी कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करना चाहता है, तब वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम है अपने पास, जो कि हम मानते हैं 1 साल, यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ये होता है हमारा वित्तीय वर्ष। हम इसको नॉर्मली अगर एग्जाम में ना दिया हो तो हम इसको 1 साल मान के चलते हैं। इस 1 साल के अंदर आपकी जो इन्वेंट्री आपने बना रखी होगी, हाँ भाई हमारा इन्वेंट्री ये है, हमारे पास रॉ मटेरियल इतना है और हमारे पास फिनिश्ड माल इतना है, हमारे पास तैयार माल इतना है। ये तैयार माल आपका और रॉ मटेरियल जो है, मतलब ये इन्वेंट्री जो है 1 साल के अंदर कितनी बार खाली हुई है आपकी, या फिर हम बोल सकते हैं इसे कितनी बार आपने दोबारा भरा है। यानी आपकी एक दुकान है, उस दुकान का सारा माल बिक गया एक बार में, और ये 1 साल में कितनी बार हुआ है, ये 5 बार हुआ है, 6 बार हुआ है, 7 बार हुआ है। तो समझ लो 2 कंपनियां हैं, एक कंपनी है AB, एक कंपनी है CD। ये कंपनी का जो माल है वो 1 साल के अंदर पूरा माल 10 बार बिक चुका है और इसका केवल 5 बार ही बिका है। तो अब दोस्तों आप बताओ कि आप कौन सी कंपनी में पैसा लगाना चाहेंगे, इस वाली कंपनी में पैसा लगाना चाहेंगे, इस वाली कंपनी में पैसा लगाना चाहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जिसका माल ज़्यादा बिक रहा है आप उसी कंपनी में पैसा लगाना चाहेंगे। तो इसी को बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आपका एक टाइम पीरियड के अंदर पूरी इन्वेंट्री कितनी बार खाली हो रही है। इन्वेंट्री मतलब आपका पूरा सामान, जो भी इन्वेंट्री मतलब पूरा सामान कितना बिक रहा है, कितनी बार खाली हो रही है, कितनी बार बिक रहा है 1 साल के अंदर, एक टाइम पीरियड के अंदर, तो उसे बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो।